नमस्कार, कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछड़े हुए बालकों की, यानी बैकवर्ड चाइल्ड की। तो सबसे पहले पिछड़े हुए बालकों को समझने की कोशिश करते हैं कि पिछड़े बालक कौन होते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड कौन होते हैं। मैंने आपको बता भी दिया कि आपको इस तरह के जो टॉपिक आएंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे बालक या बालिकाओं की शिक्षा के लिए उनके अध्यापक या अध्यापिका को क्या प्रावधान करने चाहिए। पिछड़े हुए बालक जिन्हें कहा जाता है बैकवर्ड चाइल्ड। पिछड़े हुए बालकों को लेकर आपको सबसे पहले सिरिल बर्ट का एक कथन याद रखना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन की मध्य अवधि में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, मध्य अवधि, ये याद रखना, मध्य अवधि में, दैट इज 10.5 वर्ष, ये वर्ष भी उन्होंने बताए हैं। इस अवधि में अपनी कक्षा से निचले स्तर के कार्य का निष्पादन ना कर पाए, जो उसकी वय के बालकों के लिए सामान्य बात है। ये बात आपको क्लियर हुई? पिछड़ा हुआ बालक वो है जो अपनी कक्षा से निचली कक्षा के कार्य नहीं कर पा रहा है, जो कि उसकी कक्षा के बच्चे बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा 8वीं कक्षा में है, सिंपल सी बात है, 8th क्लास में है, लेकिन वो 7th के, 6th के, 5th के इन क्लासेस के काम नहीं कर पाए, जो कि उसकी उम्र के बाकी बच्चे बहुत आसानी से, बहुत सहूलियत से, बहुत सरलता से कर पाए, वो बच्चा क्या कहलाता है? वो बच्चा पिछड़ा हुआ बालक या पिछड़ी हुई बालिका कहलाता है। एक सिंपल सा यहां पर स्टेटमेंट है पिछड़े हुए बालकों को लेकर। अब इसको लेकर सिरिल बर्ट के साथ साथ आपको एक कथन और ध्यान रखना चाहिए, और वो कथन है शॉर्नेल का। शॉर्नेल कहते हैं कि पिछड़ा हुआ बालक वो है, पिछड़ा हुआ बालक कौन है? पिछड़ा हुआ बालक वो है जो अपनी कक्षा के अन्य बच्चों की तुलना में निम्न या न्यूनतम शैक्षिक कौशल का प्रदर्शन करे। ठीक है, वह पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा के अन्य बालक बालिकाओं की तुलना में न्यूनतम शैक्षिक कौशल का प्रदर्शन करे। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है जब भी आप पिछड़े हुए बालक की बात करें तो।
एक पॉइंट, एक नोट आप याद रखिएगा, इस नोट को आपको आत्मसात रखना है कि पिछड़ेपन का इकलौता पैमाना बुद्धि लब्धि नहीं है। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि कोई बच्चा पिछड़ रहा है तो उसके पीछे बुद्धि लब्धि कारण होगा, जबकि ऐसा नहीं है। पिछड़ेपन के कई कारण होते हैं, उन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पिछड़ेपन के कारण। पिछड़ेपन के कारण कोई बच्चा क्यों पिछड़ता है? सबसे पहला रीजन जो पिछड़ेपन के पीछे देखने को मिलता है वो है आनुवांशिकता। कई बार आनुवांशिक रूप से बच्चा इतना कमजोर होता है कि बाकी विद्यार्थियों के मुकाबले निष्पादन नहीं कर पाता है। दूसरा, बौद्धिक क्षमताओं की कमी। कई बार ऐसा होता है कि उसमें बौद्धिक क्षमताएं इतनी नहीं होती कि वो अन्य विद्यार्थियों का मुकाबला कर पाए, तो ये भी एक कारण होता है। कई बार बौद्धिक क्षमताओं की कमी। कई बार बच्चे में कुछ शारीरिक दोष होते हैं जिनके कारण वो अन्य छात्र छात्राओं से पिछड़ जाता है, तो शारीरिक दोष के कारण भी कई बार पिछड़ापन देखने को मिलता है। कई बार इसके पीछे सामाजिक और पारिवारिक वातावरण भी ऐसा होता है जो उस बच्चे के सर्वांगीण विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। तो इसलिए यहां पर सामाजिक और पारिवारिक वातावरण भी एक ऑप्शन हो जाता है। सामाजिक व पारिवारिक वातावरण, ठीक है। कई बार एक कारण यह भी देखा जाता है कि बच्चे का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो खुद से ही अपने आप को कमजोर मान लेना, या ठीक है मैं तो नहीं कर रहा परफॉर्म, अपने आप को खुद ही रेस से बाहर कर लेगा, रणछोड़ बन जाएगा, मैदान छोड़ने वाला बन जाता है और मैदान छोड़ देता है, खुद उस लेवल तक मेहनत नहीं करता, तो जाहिर सी बात है पिछड़ेगा। तो स्वभाव व कर्तव्य त्यागिता, ये भी एक बड़ा कारण है किसी बच्चे के पिछड़े होने के पीछे, कि उसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि वो अन्य बच्चों के सामने कंपीट नहीं कर पाता। तो यहां पर ये सारे कारण हैं जो किसी भी बच्चे के पिछड़ेपन के पीछे होते हैं। केवल बुद्धि लब्धि पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण इकलौता कारण नहीं है, तो ये याद रखिए, ये नोट है, इसको आप याद रखिएगा। केवल बुद्धि लब्धि को बुद्धि लब्धि हो सकती है पिछड़ेपन के पीछे कारण, लेकिन केवल बुद्धि लब्धि की वजह से ही बच्चा पिछड़े ऐसा जरूरी नहीं है। केवल बुद्धि लब्धि को ही पिछड़ेपन का पैमाना नहीं माना जाता है। कि केवल बुद्धि लब्धि के कारण ही पिछड़ापन हो ऐसा जरूरी नहीं है किसी भी सूरत हाल में,
ठीक है, अब आइए बात करते हैं पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए। पिछड़े बालकों की शिक्षा, शिक्षा। तो पहली और इंपॉर्टेंट बात जो आपको एक पिछड़े हुए बालक की शिक्षा के पीछे ध्यान में रखनी चाहिए वो है पिछड़ेपन के कारण को जानना, यानी कि निदान, डायग्नोस करना व उपचार। आप वो कारण जानो जिस कारण से बच्चा पिछड़ रहा है। क्या कोई पारिवारिक कारण है, क्या आर्थिक कारण है, क्या उसके अंदर कर्तव्य त्यागिता है। जब तक एक अध्यापक, एक विद्यालय ये कारण नहीं जानेगा तब तक उस बच्चे को सही ट्रैक नहीं दिखाया जा सकता। उसके बाद अगर कोई आर्थिक मदद या सामाजिक मदद की जा सके तो वो करनी चाहिए। आर्थिक, सामाजिक मदद, ठीक है, जिससे अगर उस बच्चे की हेल्प हो सके तो वो एक अध्यापक को करनी चाहिए। फिर आपको ये 4 पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद रखने, क्योंकि ये पिछड़े हुए बालक में, मंदबुद्धि बालक में, वंचित बालक में, अपराधी बालक में, सब में काम आएंगे। पहला, व्यक्तिगत ध्यान, व्यक्तिगत ध्यान, व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए। चौथा, योग्य अध्यापक से उसका अध्यापन हो। योग्य अध्यापक, अध्यापक ऐसा नहीं हो जो उसके पिछड़ेपन का मजाक उड़ाए। पांचवा, विशेष शिक्षण, विशेष शिक्षण व स्वस्थ परिवेश। जो वातावरण उस बच्चे को मिले वो ऐसा नहीं हो कि उस वातावरण में वो बच्चा कमजोर महसूस करे। उस बच्चे को प्रतिस्पर्धा का एक स्वस्थ, एक समृद्धि से भरा हुआ, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा से भरा हुआ परिवेश मिले। विशेष शिक्षण की अगर उसके लिए व्यवस्था हो तो वो होनी चाहिए, और विशेष पाठ्यक्रम अगर निर्धारित किया जा सके उसके लिए तो वो भी किया जा सकता है, विशेष पाठ्यक्रम का निर्धारण। तो ये कुछ चीजें हैं। अब इसमें देखो, ये व्यक्तिगत ध्यान, योग्य अध्यापक, विशेष शिक्षण, विशेष पाठ्यक्रम, ये आपको सब में याद रखने हैं। वंचित आए तो वंचित में भी, भाई जाहिर सी बात है, वंचित बच्चे का भी विशेष ध्यान होना चाहिए। पिछड़ा हुआ बालक आ जाए तो वहां भी आप इसे उपयोग में ले सकते हो। दिव्यांग बच्चे के केस में भी आप इसे उपयोग में ले सकते हो। तो यहां पर हम पिछड़े हुए बालक की बात कर लेते हैं। अब आगे आके अगले टाइप ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं, और वो है वंचित बालक। वंचित बालक, वंचित बालक जिसे कहते हैं डिप्राइव्ड चाइल्ड। पिछड़ा हुआ तो वो था जो पिछड़ गया, और वंचित वो है जिसको वो चीज नहीं मिल पाई जो उसका हक थी या उसकी अवस्था के, उसके उम्र के सभी बच्चों को मिलती है। चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे सामाजिक मदद हो, चाहे शैक्षिक मदद हो, कुछ भी कहो। आइए इसको लेकर मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं ये जानते हैं। तो जैसे की बात मैंने कही, इस बात को आप याद रखिए कि वंचित बालक वह है, वंचित बालक वह है जिसकी आवश्यकताएं अन्य विद्यार्थियों के मुकाबले
पूरी नहीं हो पाए, पूरी नहीं हो पाए। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जिसकी आवश्यकताएं अन्य विद्यार्थियों के मुकाबले पूरी नहीं हो पाए। अब इसमें जॉन जेरोलीमैन का एक और कथन है, जॉन जेरोलीमैन और एच.एस. वॉल्श का एक कथन है, लिखते हैं इस कथन को भी। जॉन जेरोलीमैन व सामान्य अब इसमें जॉन जेरोलीमैन और एच.एस. वॉल्श का कथन है, जॉन जेरोलीमैन व एच.एस. वॉल्श। वो कहते हैं कि सामाजिक रूप से वंचित व्यक्ति, सामाजिक रूप से वंचित व्यक्ति वह है जिसे अन्य व्यक्तियों के मुकाबले कम सुविधा प्राप्त हो। अन्य व्यक्तियों के मुकाबले जिसे कम सुविधाएं प्राप्त हो रही है वही वंचित बालक है। यानी वंचित मतलब पीछे रह, माफ कीजिएगा, वंचित मतलब कोई चीज उसे मिल नहीं पाई। हम ये नहीं कहते यार कौन वंचित रह गया, वंचित रह गया मतलब उसे वो चीज मिल नहीं पाई। तो यहां भी यही था कि जिसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाए। और जॉन जेरोलीमैन का भी कथन है कि वो जिसे अन्य के मुकाबले कम सुविधा प्राप्त हो। अब वंचना जो है या वंचित बालक जो है वो दो तरह से हो सकते हैं। वंचना कितने तरह की हो सकती है? दो तरह की। एक तो हो सकती है व्यक्तिगत वंचना, कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से वंचित रह जाए, और दूसरी इसके अंदर हो सकती है सामाजिक वंचना, कि कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से वंचित रह जाए। तो इन दोनों को अब समझने की कोशिश करते हैं। आइए, वंचित बालक में दो प्रकार से आप इन्हें बांट सकते हैं। तो कितने तरह के हो सकते हैं वंचित बालक, या कितने प्रकार कारण से वंचित हो सकते हैं? तो एक तो है इसमें सामान्य वंचित बालक, सामान्य रूप से जो वंचित होंगे बालक। सामान्य रूप से वंचित बालक कौन है? वो जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हों लेकिन सुविधाओं के अभाव में वो वंचित रह जाएं। ठीक है, जो शारीरिक मानसिक योग्यताओं से परिपूर्ण हो किंतु उचित सुविधा के अभाव में वंचित रह जाए। ये तो कौन होते हैं? सामान्य रूप से वंचित बालक। दूसरे होते हैं इसमें विशिष्ट वंचित बालक। विशिष्ट
वंचित बालक। विशिष्ट वंचित कौन होंगे? जो किसी शारीरिक, मानसिक दोष के कारण वंचित रह जाए। वो बच्चे जो किसी शारीरिक या मानसिक दोष के कारण वंचित रह जाए। अब वंचना का प्रभाव किस चीज पर पड़ता है? देखो, मैं इसको समझाने के लिए, वंचित बालक को समझाने के लिए आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। आप स्वयं भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। आपका ये नैतिक दायित्व है कि आप ऐसी चीजों के ऊपर बहुत प्रखर होकर बात करें। हमारे समाज में, हमारे गांव में आज भी छुआछूत, जाति प्रथा, ऊंच नीच का भेद, ये सारी चीजें हैं कि तू तो फला जाति का है, तू तो ऐसी जाति से है जिसके लोगों को अगर मैं छू लूंगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा या भगवान मुझे पाप देंगे। आप एक मानव के रूप में सोचिए, जब हम किसी व्यक्ति को उसकी जाति, उसका समाज इस कारण अगर वर्गीकृत करते हैं तो उस समाज, उस जाति में पले बढ़े व्यक्ति के दिल पर क्या गुजरती होगी? वो खुद में क्या महसूस करता होगा, क्या सोचता होगा? आप एक बार कल्पना कीजिए। और ऐसी सारी चीजें ही बाद में उन समाज या उन तथाकथित समाज या जाति के लोगों को वंचित रख देती है, क्योंकि उन्हें लगने लग जाता है कि यार शायद मैं काबिल नहीं हूं, क्योंकि समाज मुझे वो सुविधाएं दे ही नहीं रहा। सुविधाओं पर तो इस देश के हर नागरिक का बराबर हक है। फिर हम ऐसा क्यों करते हैं कि किसी नागरिक को तो हम कहते हैं कि आप तो बहुत श्रेष्ठ हो, और किसी को हम कहते हैं कि नहीं, आप तो इस ऐसी जाति के हो, नीचे वर्ग के हो, ये हो, वो हो। तो आप समझिए, इसीलिए दलित, वंचित, इस तरह के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। वंचना का जो कुप्रभाव होता है साथियों, वो तीन चीजों के ऊपर पड़ता है। वंचना का कुप्रभाव किस चीज पर पड़ेगा? वंचना का कुप्रभाव, वंचना का कुप्रभाव किस चीज पर पड़ेगा? एक है संज्ञानात्मक पैटर्न। जब व्यक्ति वंचित रहता है तो इसका असर उसके संज्ञानात्मक पैटर्न पर भी पड़ता है, कॉग्निशन पर भी पड़ता है, मानसिक विकास पर भी पड़ता है। दूसरी चीज, इसका असर पड़ता है उसके अभिप्रेरणात्मक पैटर्न पर। ऐसे व्यक्ति को यह लगने लग जाता है कि शायद मैं काबिल नहीं हूं, मुझ में तो बात ही नहीं है, मैं कैसे बाकी लोगों का मुकाबला करूंगा। तो अभिप्रेरणा के पक्ष में भी वो व्यक्ति अपने आप को अन्य व्यक्तियों से कमजोर, कमतर मानने लग जाता है। यह भी एक बड़ा कटु सत्य है वंचना का। तीसरा जो असर पड़ता है वंचना का, वो पड़ता है किसी भी व्यक्ति की शैक्षणिक उपलब्धि पर। किसी भी व्यक्ति की शैक्षणिक उपलब्धि पर, तो शैक्षणिक उपलब्धि पर भी इसका असर पड़ता है। ये बात आप याद रखिएगा। बहुत से बच्चे बच्चियां ऐसे हैं जिनको हम तथाकथित रूप से इसलिए आगे नहीं बढ़ने देते, हम जिस समाज की बात कर रहा हूं, जिस सिस्टम की बात कर रहा हूं, कि हमें लगता है यार ये तो इस जाति का है, ये तो इस समाज का है, और इस कारण वो बच्चा सामाजिक रूप से दबता जाता है, पीछे रहता जाता है, और जिन मूलभूत सुविधाओं पर उस बालक या बालिका का अधिकार था, उस मूलभूत सुविधा से उस बालक को
वंचित रख दिया जाता है, वो सुविधाएं, वो आवश्यकताएं उसकी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए इसका असर संज्ञानात्मक पैटर्न पर पड़ता है, व्यक्ति का मानसिक विकास नहीं हो पाता, अभिप्रेरणात्मक पैटर्न पर पड़ता है। उसे लगता है यार मैं तो इस नीची जाति का हूं, मैं तो इस समाज का हूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं तो आगे कुछ बढ़ ही नहीं सकता। और उसकी शैक्षणिक उपलब्धि पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बाबा साहब अंबेडकर के वचन याद दिला दूं। याद रखिएगा, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। केवल और केवल शिक्षा आज की तारीख में हमें अन्य से आगे रख सकती है। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें औरों से आगे करे या पीछे रखे। जो जितना शिक्षित है वही उतना आगे है। और अगर हम शिक्षित होकर भी आपस के इस भेद को नहीं मिटा पाए, हम जातिवाद, समाजवाद और इस तरह की चीजों को, ऊंच नीच की चीजों को अगर बढ़ावा देते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से हमारी शिक्षा किसी भी काम की नहीं है। हमें अपने आप को एजुकेटेड कह देना बंद कर देना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि वंचना जो है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। आइए वंचना के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। तो वंचना के कारण सबसे पहला कारण पारिवारिक। पारिवारिक, बस इतनी सी बात याद रखना कि वंचना का मतलब है कि व्यक्ति की जो सुविधाएं, जिन आवश्यकताएं को, जो सुविधाएं, जो आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही हैं। तो सबसे पहला तो पारिवारिक कारण। अक्सर आपने देखा होगा घरों में बेटों को जो अधिकार मिलते हैं, जो सुविधाएं मिलती हैं, बेटियों को वो नहीं मिल पाती। सिंपल सी बात है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, आपके परिवार में भी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। ठीक है, बेटों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो अक्सर बेटियों को नहीं मिल पाती हैं, और इस कारण भी लैंगिक वंचना हमें देखने को मिलती है, दृष्टिगत होती है। पारिवारिक कारण। दूसरा है आर्थिक कारण। बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं, क्योंकि ये आर्थिक जगत है, महंगाई बढ़ रही है, इस कारण भी कई बार कुछ लोग, कुछ बच्चे उन सब सुविधाओं से, उन सब आवश्यकताओं से वंचित रह जाते हैं जिन पर उनका अधिकार था, सिर्फ और सिर्फ पैसों के चलते। तीसरा कारण जो वंचना का हमें देखने को मिलता है वो है संवेगात्मक कारण। संवेगात्मक कारण, इमोशनली भी कई बार कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण वो है सामाजिक कारण। सामाजिक परिवेश जिसमें हम रहते हैं, वो परिवेश बहुधा ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देता है जिनके कारण बहुत से बच्चे पीछे रह जाते हैं। इसमें सामाजिक वातावरण का दूषित होना है। जिस परिवेश में बच्चा रह रहा है उस परिवेश में ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा पढ़ने की कोशिश करे, उसके माँ बाप कहे क्यों पढ़ना है, कोई नहीं पढ़ना, रुक जाए, पे घर पे रह, घर का काम कर, मेरे साथ दिहाड़ी मजदूरी पे चल। और जिन सुविधाओं को या जिन आवश्यकताओं को उसको उसकी पूरा होना चाहिए था वो पूरी नहीं हो पाई। कई बार दंगे, फसाद, वैमनस्य, जाति प्रथा जैसी चीजें होती है। कई बार विद्यालय में ऐसी चीजें होती है कि जिस परिवेश में वो विद्यालय है, वो विद्यालय वो सुख सुविधाएं उस बच्चे को दे ही ना पाए जो सुविधाएं उस बच्चे को मिलनी चाहिए। अब एक कई बार ऐसा होता है, गांव के बच्चे को क्या आप किसी ऐसी फैसिलिटी, लेबोरेटरी की फैसिलिटीज वगैरह दे सकते हो केमिस्ट्री फिजिक्स की, जो एक शहरी बड़े स्कूल में होती है? बहुधा ये चीजें नहीं मिलती। अब तो खैर धीरे धीरे इसमें काफी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके कारण कुछ बच्चे वंचित रह जाते हैं, उनकी सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती, मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूरी नहीं हो पाती। अब ऐसे जो वंचित बालक बालिकाएं होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। वंचित बालक बालिकाओं की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता कि ऐसे बच्चे अंतर्मुखी और संवेदनशील होते हैं। अंतर्मुखी व संवेदनशील।
दूसरी बात, शिक्षण के प्रति रुचि का अभाव होता है इनमें। शिक्षण के प्रति रुचि का अभाव। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि ये बच्चे उदास व निराशावादी होते हैं। उदास व निराशावादी होते हैं। चौथा पॉइंट जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये लोग वंचित रहते हैं, इन्हें सुख सुविधाएं पूरी नहीं मिल पाती, तो अक्सर ये संवाद करने में, किसी से बातचीत करने में बड़े असहज महसूस करते हैं। तो संवाद करने में असहज होते हैं ये बच्चे बच्चियां। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि आत्म संप्रत्यय जो इनका होता है, खुद को लेकर जो इन बच्चे बच्चियों की जो फीलिंग होती है ना कि मैं स्वयं कैसा हूं, मैं अच्छा हूं या मैं श्रेष्ठ हूं, यह भावना नहीं होती। ये अपने आप को लेकर बहुत हीन भावना से ग्रसित होते हैं और इसलिए आत्म संप्रत्यय नकारात्मक होता है। आत्म संप्रत्यय नकारात्मक। छठा पॉइंट इसमें जो याद रखना है वो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं। सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर, ये बात आपको याद रहेगी। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर हमें फोकस रखना है, हमें ध्यान रखना है कि एक ऐसा बच्चा जो वंचित हो, उस वंचित बालक की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। अब आइए बात करते हैं वंचित बालक की शिक्षा की, कि एक वंचित बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो वंचित बालक की शिक्षा में आपको सबसे पहले यही चीज याद रखनी है, जब भी, हालांकि मैंने आपको बता ही दिया है कि कॉमन सेंस का ज्यादा उपयोग करिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको निदान व उपचार का तो ध्यान रखना ही है। अगर उसका अध्यापक बच्चे का ये देख पाए कि किस कारण से वो बच्चा वंचित है, क्या कोई आर्थिक कारण है इसके पीछे, क्या जातिगत कारण है, क्या सामाजिक कारण है, और अगर उसका निदान करके वो उसका शिक्षक उपचार कर सकता है, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। फिर भी वही बात, व्यक्तिगत ध्यान देने की जरूरत है। व्यक्तिगत ध्यान, योग्य अध्यापक द्वारा शिक्षण। चौथा पॉइंट इसमें जो आपको याद रखना है, निदान, उपचार, व्यक्तिगत ध्यान, योग्य अध्यापक द्वारा शिक्षण, विद्यालय का सकारात्मक परिवेश। विद्यालय का परिवेश ऐसा हो जो बच्चे के लिए सकारात्मक हो, उसकी मदद करे, इस प्रकार का परिवेश वहां पर होना चाहिए। विशेष शैक्षणिक व्यवस्था। छठा है सरकार की योजनाओं का लाभ। सरकार के द्वारा कोई योजना, कोई कार्यक्रम अगर चलाए जा रहे हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, जातिगत रूप से वंचित लोगों के लिए, तो ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ उन्हें मिले, ऐसे प्रावधान भी होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैंने यहां पर आपको वो सारी बातें बता दी जो एक वंचित बालक की शिक्षा में, उसके एजुकेशन में हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आइए
अब एक बार आज इस वीडियो में हमने जिन जिन चीजों को देखा उनको एक बार क्विक रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि वंचित बालक के बारे में और पिछड़े बालक के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। पिछड़े बालक के बारे में हमने सिरिल बर्ट का कथन देखा था, जो कहते हैं कि विद्यालय के जीवन की मध्य अवधि में यानी 10.5 बरस का बच्चा वो कार्य ना कर पाए जो उसकी कार्य के बच्चे कर रहे हैं, और वो कार्य कैसे हो, उसकी क्लास से निचली क्लास वाले। ठीक है, शॉर्नेल कहते हैं कि अपनी कक्षा में अन्य बच्चों की तुलना में वो निम्न या फिर न्यूनतम शैक्षिक कौशल का निष्पादन करे। पिछड़ेपन के कारण आनुवांशिक हो सकते हैं, आनुवांशिक रूप से ही पिछड़ा हुआ हो, बौद्धिक क्षमताओं में या मानसिक कौशल में कमी हो, शारीरिक दोष कोई ऐसा हो जिसके कारण वो पिछड़ रहा हो, उसके अलावा सामाजिक पारिवारिक वातावरण ऐसा हो जिसके कारण वो पिछड़ रहा है। और पिछड़ेपन का एक बड़ा जबरदस्त कारक है कि बच्चे खुद में ही ये फीलिंग हो कि नहीं, अपने को नहीं करना, अपने को तो नंबर अच्छे नहीं लाने, अपने को तो फेल होना है। ये बात और याद रखिएगा कि केवल बुद्धि लब्धि को पिछड़ेपन का पैमाना नहीं माना जा सकता। उसके बाद पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए? सबसे पहला, उसके पिछड़ेपन के कारण को जानिए। यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक अध्यापक होने के नाते आपको पता रहे कि बालक जो है उसके पिछड़ेपन का कारण क्या है, और फिर अगर उसकी कोई उपचार अगर उसका हो सके तो उसका उपचार कीजिए। उसके बाद पॉइंट बनता है कि अगर उसकी कोई आर्थिक सामाजिक मदद की जा सके तो कीजिए। मान लीजिए अगर आप उसकी पैसे देकर मदद कर सकते हैं तो ठीक है, उसके माता पिता को आप समझा पाए, विद्यालय समझा पाए, पंचायत के लोग, सरपंच साहब, ऐसे कुछ बड़े लोग अगर समझा पाए, मतलब पारिवारिक रूप से कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उस पर व्यक्तिगत ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, योग्य अध्यापक, विशेष शिक्षण और स्वस्थ परिवेश और विशेष पाठ्यक्रम। उसके बाद बात करते हैं हम वंचित बालक की। डिप्राइव्ड, वो बच्चा जिसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाई, या वो बच्चा जिसको उचित सुविधाएं नहीं मिल पाई, जिसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाई, जिसको उचित सुविधाएं नहीं मिल पाई। एक आते हैं इनमें सामान्य रूप से वंचित बच्चे, जो शारीरिक मानसिक योग्यताओं से परिपूर्ण हो किंतु उचित सुविधा के अभाव में वंचित रह जाए। और दूसरे हैं विशिष्ट, कि सुविधा तो है लेकिन शारीरिक मानसिक दोष से पीड़ित हैं, इसके कारण वो उन सुविधाओं से को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो सबको मिल रही है। इसका कुप्रभाव कैसा पड़ता है? संज्ञानात्मक पैटर्न पर प्रभाव पड़ता है, अभिप्रेरणात्मक पक्ष पर प्रभाव पड़ता है और शैक्षणिक उपलब्धि पर इसका प्रभाव पड़ता है। वंचना के कारण हो सकते हैं पारिवारिक, जैसे बेटों को सुविधा मिल रही हो, बेटियों को ना मिले। वंचना के कारण हो सकते हैं आर्थिक। एक परिवार में ऐसा होता है ना कि हमने अखबारों में बड़े महापुरुषों के केस में भी देखा है कि जैसे कलाम साहब का खुद का ये एक उदाहरण दे सकते हैं कि उनके परिवार के पास बस इतने ही पैसे थे कि घर का एक बेटा पढ़ सके, और ऐसे में कलाम साहब ने शिक्षा हासिल करी, उनके बाकी भाई बहनों ने शिक्षा नहीं हासिल की। तो आर्थिक कारण भी कई बार बाकियों को वंचित रख सकता है या किसी को भी वंचित रख दे। फिर संवेगात्मक कारण, इमोशनली बच्चा जो है वो वंचित रह जाए। ठीक है, और सामाजिक कारण कि समाज में जो जातिवाद, जो ऊंच नीच का भेद, जो बड़े छोटे का भेद, वर्ग भेद जो है, इसके कारण कोई व्यक्ति वंचित रह जाए, ये सारे वंचना के कारण हैं। एक वंचित बालक अंतर्मुखी होगा, संवेदनशील होगा, क्योंकि उसके अंदर एक तरह की घबराहट होगी। शिक्षण के प्रति उस बच्चे में रुचि भी नहीं देखने को मिलती, उसको लगता है कि यार मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, कोई नहीं पढ़ेंगे। वो बच्चा अक्सर उदास रहता है, निराशावादी रहता है, निराशा से घिरा हुआ है, हीन भावना से घिरा हुआ है। ऐसे बच्चे अक्सर संवाद करने में सहज नहीं होते, दूसरों के साथ बात करने में असहज होते हैं, कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। और ऐसे बच्चे बच्चियों में आत्म संप्रत्यय जो होता है वो नकारात्मक होता है, खुद को लेकर जो भाव होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, और ऐसे बच्चे बच्चियां सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो पहली बात तो ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए वही इंपॉर्टेंट बात कि एक शिक्षक को चाहिए कि कारण को जाने, उसका निदान करे और फिर उपचार करे। दूसरी बात, शिक्षक को चाहिए कि व्यक्तिगत ध्यान दे अगर जरूरत हो तो, योग्य अध्यापकों द्वारा शिक्षण हो उसका, विद्यालय का परिवेश ऐसा हो जो उसके लिए सौहार्द से भरा हुआ हो, सहानुभूति से भरा हुआ हो, सकारात्मकता से भरा हुआ हो। विशेष शिक्षण की अगर व्यवस्था हो सके तो वो देखिए,
और अगर सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ अगर उस बच्चे को मिल सके तो ऐसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी ऐसे बच्चों को दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए दिव्यांग बालकों की और अपराधी बालकों की, समस्या बालकों की, डिलिक्वेंट चाइल्ड की, जुवेनाइल चाइल्ड की। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।